साथियों, काव्य क्लासेस कोटा के ऑनलाइन मंच से मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे साथियों। और इसी कड़ी में जो राजस्थान के व्यक्तित्व हम पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जमना लाल बजाज जी के विषय में। तो साथियों, अब हम जमना लाल बजाज जो है उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के महान व्यक्तित्व की जो श्रृंखला हमारे चल रही थी, उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जमना लाल बजाज। तो प्रारंभ करते हैं साथियों जमना लाल बजाज के विषय में। जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज। दोस्तों, जमना लाल बजाज का जो कार्यकाल है, इनका जो पूरा जीवन काल है, वो है 1889 से 1942 तक। 1889 से लेकर और 1942 तक इनका पूरा जीवन काल रहा है साथियों। और इसी काल के दौरान इनके द्वारा जो कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, उन्हीं के विषय में हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म के विषय में हम देखेंगे। तो साथियों, जमना लाल बजाज का जो जन्म हुआ है, वो हुआ है 4 नवंबर 1889 को। ठीक है साथियों, 4 नवंबर 1889 को जमना लाल बजाज जी का जन्म हुआ साथियों। और कहां पर हुआ? तो यह हुआ है काशी का बास में। काशी का बास, काशी का बास जो ग्राम है, ये सीकर जिले में स्थित है साथियों। ठीक है, तो सीकर जिले के काशी का बास नामक स्थान पर ही जमना लाल बजाज जी का जन्म हुआ था। सीकर जिले के कौन से स्थान पर? काशी का बास नामक स्थान पर। और साथियों, इनके जो पिता थे, पिता का नाम, साथियों इनके जो पिता थे उनका नाम था कन्नी राम जी। क्या नाम है उनका? कन्नी राम जी। इनके पिता का नाम कन्नी राम जी था, जबकि माता का नाम, इनकी जो माता थी उनका नाम था बिरदी बाई। इनकी माता का नाम बिरदी बाई था। ठीक है साथियों, इनके पिता का नाम तो था कन्नी राम जी और इनकी जो माता थी, माता का नाम था बिरदी बाई। क्या नाम है साथियों? बिरदी बाई। लेकिन एक घटना घटित होती है जो यहां पर बजाज जी के जीवन में परिवर्तन ला देती है। और साथियों, वो घटना यह है कि जमना लाल बजाज जी गोद चले गए थे। ठीक है साथियों, तो ये गोद किसके चले जाते हैं वो हम देखेंगे। तो गोद चले गए, जो जमना लाल बजाज जी थे ये गोद चले जाते हैं साथियों। और गोद चले जाते हैं वर्धा के एक सेठ जी के यहां पर, जिनका नाम था बच्छराम जी। ठीक है साथियों, तो बच्छराम जी के यहां पर ये गोद चले जाते हैं। बच्छराम जी के गोद चले गए। ठीक है साथियों, बच्छराम जी के ये गोद चले जाते हैं, जो वर्धा के निवासी थे। कहां के निवासी थे साथियों? वर्धा के निवासी थे। इसलिए इनके जीवन में एक परिवर्तन ये आ जाता है कि इनका जो कार्यक्षेत्र था वो सीकर नहीं रहकर कहां हो जाता है? वर्धा हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये गोद चले जाते हैं बच्छराम जी के यहां पर। और उस समय ये इनकी जो उम्र थी वो थी 5 वर्ष। ठीक है साथियों, 5 वर्ष की अवस्था में ये गोद चले जाते हैं, मतलब कि 1894 की बात है। ठीक है साथियों, तो 1894 में 5 वर्ष की आयु में ये गोद चले जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या होता है? और 1901 में इनका विवाह हो जाता है जानकी देवी बजाज से। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम देख लेते हैं विवाह। ठीक है साथियों, इनका जो विवाह हो जाता है वो हुआ था 1901 में जानकी देवी बजाज से। जानकी देवी बजाज के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जानकी देवी बजाज के साथ 1901 में ये वैवाहिक संबंधों में बन जाते हैं। 1901 में इनका विवाह हो जाता है। दोस्तों, अगर इनकी शिक्षा की हम बात करें, जो जमना लाल बजाज थे, इनकी शिक्षा की हम बात करें तो दोस्तों इनकी शिक्षा अधिक हो नहीं पाई थी। केवल इनकी जो शिक्षा हुई है वो प्राथमिक तक हुई है। तो प्राथमिक तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वर्धा में।
प्राथमिक स्तर तक इनकी जो शिक्षा हुई थी साथियों, वो प्राथमिक स्तर तक ही इनकी शिक्षा हुई थी और वो भी वर्धा में संपन्न हुई थी। तो एक बार बोर्ड पर फिर आप सभी लोग नजर डालेंगे और इसको देखते हैं वापस हम। जमनालाल बजाज दोस्तों 1889 से 1942 तक इनका जन्म हुआ है 4 नवंबर 1889 को। कौन से ग्राम में, कमेंट करके बताएंगे मुझे आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों। तो जन्म हुआ इनका जिस ग्राम में हुआ है वो आप कमेंट करके बताएंगे। पिता का नाम है कन्नी राम जी, माता का नाम है बिरदी बाई, और गोद चले जाते हैं किसके, बच्छराम जी के। ये गोद चले गए दोस्तों, जो कहां के निवासी थे ये बात भी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि ये कहां जो है निवासी थे, कहां के, बच्छराम जी। और दोस्तों 5 वर्ष की अवस्था में ही जो है ये गोद चले जाते हैं, मतलब कि 1894 में गोद चले गए। और दोस्तों इनकी जो शिक्षा है जमनालाल बजाज की वो प्राथमिक स्तर तक संपन्न हुई वहां पर। और दोस्तों उसके बाद ये वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। 1901 में इनका विवाह किससे हो गया, जानकी देवी बजाज के साथ इनका विवाह दोस्तों हो जाता है। और इसके बाद अब अगली कहानी होती है इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत, ठीक है साथियों। तो अब देखेंगे हम इनके राजनीतिक जीवन के विषय में। दोस्तों इनके राजनीतिक जीवन के विषय में देखते हैं। और 1910 में पहली बार ये कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं, ठीक है साथियों। 1910 में ये पहली बार किसके सदस्य बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। दोस्तों 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बन जाते हैं साथियों, ये सदस्य बन जाते हैं। 1910 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं साथियों। और यदा कदा ये अखबारों में गांधी जी के विषय में पढ़ा करते थे जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर थे, और गांधी जी के द्वारा वहां पर कई महत्वपूर्ण कार्य संचालित किए गए थे। गिरमिटिया जैसे आंदोलन अफ्रीका में गांधी जी ने चलाए थे, तो यदा कदा उनके विषय में दोस्तों भारत के अखबारों में छपता रहता था। तो ये यहां पर रहते हुए भी गांधी जी से काफी प्रभावित हुआ करते थे। तो दोस्तों इसी क्रम में 1915 में जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, तो दोस्तों गांधी जी से पहली मुलाकात होती है इनकी 1915 में। तो 1910 में तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, और 1915 में गांधी जी से पहली मुलाकात होती है। 1915 में सत्याग्रह आश्रम में गांधी जी से पहली मुलाकात इनकी होती है, ठीक है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी से जो इनकी पहली मुलाकात हुई जमनालाल बजाज जी की, तो दोस्तों वो होती है सत्याग्रह आश्रम में। अब ये सत्याग्रह आश्रम कौन सा था साथियों, इसके विषय में भी हम देखते हैं। सत्याग्रह आश्रम की पूरी हिस्ट्री के विषय में हम देखेंगे। दोस्तों सत्याग्रह आश्रम, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, तो दोस्तों उन्होंने एक आश्रम की स्थापना भारत में की, जहां से वो राष्ट्रवादी गतिविधियों का संचालन कर सकते थे। और इसी क्रम में जो पहला आश्रम उन्होंने स्थापित किया है वो 25 मई 1915 को स्थापित किया गुजरात के अहमदाबाद जिले के कोचरब में, ठीक है दोस्तों। तो सत्याग्रह आश्रम जो पहली बार स्थापित किया गया था, यह किया गया था 25 मई 1915 को, 25 मई 1915 को कोचरब गुजरात में है साथियों, ठीक है। तो कोचरब गुजरात में जो है पहली बार इन्होंने आश्रम स्थापित किया। और दोस्तों जहां पर इन्होंने अपना पहला आश्रम स्थापित किया वो एक मकान था बैरिस्टर जीवन लाल जी का मकान, ठीक है दोस्तों। तो बैरिस्टर जीवन लाल के मकान को इन्होंने पहली बार अपना केंद्र बनाया, बैरिस्टर जीवन लाल के मकान को, ठीक है दोस्तों। तो बैरिस्टर जीवन लाल के मकान में ही इन्होंने अपना पहला जो है आश्रम स्थापित किया गया था, जिसका नाम है सत्याग्रह आश्रम। कौन सा आश्रम साथियों, सत्याग्रह आश्रम। तो इस प्रकार से साबरमती आश्रम की स्थापना होने से पहले भी गांधी जी 1915 में ही अपना जो मूल केंद्र बना चुके थे, तो दोस्तों वो था कोचरब गुजरात के अहमदाबाद जिले में है साथियों। और वहां पर बैरिस्टर जीवन लाल के मकान को इन्होंने जो है किराए पर लेकर और वहां पर अपना जो है संचालन करना प्रारंभ किया राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो 25 मई 1915 को वहां पर जो है स्थापित किया। फिर दोस्तों ये जो आश्रम था सत्याग्रह आश्रम,
इस आश्रम को शिफ्ट कर दिया जाता है 1917 में साबरमती में। तो दोस्तों अब स्थापना होती है साबरमती आश्रम की। तो दोस्तों साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई है वो हुई है 17 जून 1917 को। 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती जो आश्रम था साथियों 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की अपने स्थापना होती है। साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है साथियों, याद रखिएगा 17 जून 1917 को फिर ये जो कोचरब में आश्रम खोला गया था 1915 में, ये कहां पर शिफ्ट किया गया? साबरमती आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया। साबरमती जो नदी है उसके किनारे जो है इसको रखा गया था दोस्तों, तो उस नदी के नाम पर ही और जिले के नाम पर साबरमती आश्रम के नाम से साथियों अपने जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना हो जाती है। और दोस्तों इसी साबरमती आश्रम के गांधी जी के जो शिष्य थे उन्होंने ही पहली बार गांधी जी को क्या कहना प्रारंभ किया? बापू। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर गांधी जी को बापू कहा जाता था। इस आश्रम में ही गांधी जी को क्या कहा जाता था? बापू कहा जाता था। यहां के जो शिष्य थे, हालांकि एक मत यह भी दिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू भी उनको बापू कहा करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में कहा है, पहले साबरमती आश्रम के शिष्यों ने इनको बापू कहना प्रारंभ किया है दोस्तों। तो इसको भी हम पूरा देखेंगे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो राष्ट्रपिता किसने कहा, गांधी जी को बापू किसने कहा दोस्तों, तो अदनंगा फकीर किसने कहा है गांधी जी को, गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा, तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है, तो वो सब भी हम यहां पर अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों इस प्रकार से साबरमती आश्रम की स्थापना हो जाती है। दोस्तों इसी क्रम में जमना लाल बजाज गांधी जी से नम्र निवेदन करते हैं कि वो अपने आश्रम को साबरमती की बजाय कहां पर शिफ्ट कर दे? वर्धा में शिफ्ट कर दे, जो जमना लाल बजाज का मूल निवास स्थान था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जमना लाल बजाज की जो पहली मुलाकात हुई, ठीक है 1915 में, तो कहां पे हुई साथियों? कोचरब गुजरात वाले आश्रम में। ठीक है, और जब गांधी जी ने 1917 में आश्रम को साबरमती में बनाया, तब जमना लाल बजाज निवेदन करते हैं गांधी जी से कि इस आश्रम को साबरमती के बजाय कहां पे खोला जाए? वर्धा में खोला जाए, ताकि उनको मिलने में आसानी होती रहे। परंतु दोस्तों गांधी जी ने जो है जमना लाल बजाज का प्रस्ताव ये कहते हुए जो दोस्तों अलग कर दिया कि हम साबरमती आश्रम को तो वहां नहीं लेकर चलेंगे, लेकिन वर्धा में ही एक और अलग सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी जाएगी। तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा जो है गांधी जी के द्वारा वर्धा में भी एक आश्रम खोल दिया जाता है, वो था सत्याग्रह आश्रम। ये तीनों ही आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, बने रहिए केवल आप काव्य क्लासेज के साथ। ठीक है दोस्तों, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी गई। सत्याग्रह आश्रम कहां पे खोला गया? वर्धा में। ठीक है दोस्तों, ये वर्धा वाला सत्याग्रह आश्रम है और इसकी स्थापना कर दी गई थी 1921 में। ठीक है दोस्तों, 1921 में सत्याग्रह आश्रम वर्धा की स्थापना कर दी गई थी। और इस आश्रम की स्थापना करने के लिए दोस्तों गांधी जी ने किसे भेजा था? विनोबा भावे को। ठीक है दोस्तों, तो विनोबा भावे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा आप लोग, विनोबा भावे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बजाज जी के द्वारा ही इसका निवेदन किया गया था। बजाज जी के द्वारा निवेदन पर, बजाज जी के द्वारा निवेदन पर ही जो है इस आश्रम की स्थापना अपने की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आश्रम यहां पर अपने अस्तित्व में आए हैं गांधी जी के द्वारा, जो क्रमशः स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम की पहली बार स्थापना कहां पे हुई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जगह का नाम आप बताएंगे कहां पे हुई है दोस्तों? कोचरब गुजरात में 1915 में हुई है। दूसरी बार दोस्तों कोचरब गुजरात का सत्याग्रह आश्रम साबरमती में कौन से सन में जो है स्थानांतरित किया गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और गांधी जी के कहने पर वर्धा में, गांधी जी के कहने पर वर्धा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? कमेंट करके नाम बताएंगे साथियों। ठीक है, तो विनोबा भावे के द्वारा ही वहां पर आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों मैंने भी आपसे कहा था कि गांधी जी को बापू कहा करते थे साबरमती आश्रम के जो शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त गांधी जी को और भी कई प्रकार की उपाधियां यहां पर प्राप्त थी। तो हम देख लेते हैं कि गांधी जी को किन किन नामों से जाना जाता था। दोस्तों जो महात्मा गांधी थे उनको किन किन नामों से हम जानते थे, तो देख लेते हैं एक बार गांधी जी के विषय में, महात्मा गांधी जी के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी को दोस्तों एक तो सबसे पहले महात्मा कहा गया। ठीक है दोस्तों, और महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इनको महात्मा कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इनको राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी जी को दोस्तों बापू भी कहा जाता है। ठीक है, तो बापू जो कहा गया है इनको, वो कहा है एक तो साबरमती आश्रम के शिष्यों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, और एक कहा है नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे साथियों। ठीक है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी इनको क्या कहा करते थे? बापू कहा करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको बापू कहा है। दोस्तों गांधी जी को अदनंगा फकीर भी कहा गया है। गांधी जी को अदनंगा फकीर की जो उपाधि दी थी, या अदनंगा फकीर जो कहा गांधी जी को, ठीक है दोस्तों, तो यह कहा गया था ब्रिटेन में। किसने कहा था? ब्रिटेन में इनको कहा गया। और चर्चिल और वहां का जो ब्रिटिश पत्रकार था फ्रैंक मोरेस, तो उन्होंने इनको अदनंगा फकीर कहा। तो एक तो कहा गया दोस्तों चर्चिल के द्वारा, चर्चिल, और एक फ्रैंक मोरेस। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैंक मोरेस और चर्चिल ने दोस्तों गांधी जी को अदनंगा फकीर भी कहा है। दोस्तों गांधी जी को मलंग बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा गया था? मलंग बाबा। और दोस्तों गांधी जी को मलंग बाबा जो कहा है, वो उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था, मतलब कि अफगानिस्तान के लोगों ने, उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है अफगानिस्तान का, उस क्षेत्र के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने, ठीक है दोस्तों, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो लोग थे उनके द्वारा गांधी जी को मलंग बाबा कहा गया है। और दोस्तों गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा जाता है। और दोस्तों गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? तो यह कहा है भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से गांधी जी को हम इतने नामों से भी जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इनको महात्मा किसने कहा है? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। राष्ट्रपिता किसने कहा है गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है दोस्तों। ठीक है, इनको बापू किसने कहा? साबरमती आश्रम के शिष्यों ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी इनको बापू कहा जाता था। अदनंगा फकीर ब्रिटेन में कहा गया है चर्चिल और फ्रैंक मोरेस के द्वारा। और मलंग बाबा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने इनको मलंग बाबा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा था। और वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो दोस्तों गांधी जी को इतने लगभग नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से गांधी जी और जमनालाल बजाज के जो संबंध थे दोस्तों, उनके विषय में हमने यहाँ पे देखा है। अब धीरे धीरे कहानी आगे की ओर बढ़ती है। दोस्तों धीरे धीरे कहानी आगे की ओर बढ़ती है और साल चल जाता है 1918 का। दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक एक युद्ध लड़ा गया था विश्व स्तर पर, जिसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों ब्रिटेन जो है भारत से भी उम्मीद करता था कि भारत की तरफ से उसको कई प्रकार से सहायता दी जाए। दोस्तों ब्रिटेन ने भारत में भी जो है वॉर बॉन्ड के नाम से दोस्तों कुछ पत्र बेचे थे, जिनसे वह युद्ध जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में रकम जो है उसकी वसूली किया करता था। दोस्तों तो जमनालाल बजाज जी के द्वारा भी ऐसे वॉर बॉन्ड खरीदे गए थे। और दोस्तों उनकी सेवाओं से खुश होकर जमनालाल बजाज को भी राय बहादुर की उपाधि 1918 में प्रदान की गई थी। तो दोस्तों 1918 में बजाज जी को साथियों किसकी उपाधि मिली है? 1918 में बजाज जी को दोस्तों राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों 1918 में इनको राय बहादुर की जो उपाधि है वो प्रदान की जाती है। 1918 में इनको राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। दोस्तों गांधी जी से ये कहते हैं कि राय बहादुर की उपाधि मिली है मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तब गांधी जी सलाह देते हैं कि अभी तो जो है इस उपाधि को आप ग्रहण कर लीजिए, पर जरूरत होने पर इसे वापस भी लौटा दीजिएगा। तो वापस भी लौटा दिएंगे इसको दोस्तों, तो उसके विषय में भी हम देखेंगे। तो 1918 में जमनालाल बजाज जी को दोस्तों किसकी उपाधि प्राप्त होती है? राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हो जाती है। तो 1918 में ही
इनको राय बहादुर की भी उपाधि प्राप्त होती है। इसी क्रम में साथियों 1920 का दिसंबर के महीने का नागपुर अधिवेशन बुलाया जाता है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। तो उसके समय की जो घटनाएं घटित हुई है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, दिसंबर 1920। ठीक है साथियों, दिसंबर 1920 का कौन सा अधिवेशन है? नागपुर का अधिवेशन, जिसके विषय में मैं आपको पिछले 2-3 वीडियोस में भी बता चुका हूं दोस्तों। तो अब मैं यहां पर उनके अध्यक्ष का नाम नहीं बताऊंगा साथियों आपको कि दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बल्कि यह नाम कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है साथियों यहां पर कि दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है साथियों, तो आपने मुझे बताया, तो यहां पर आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा दोस्तों कि नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दिसंबर 1920 के। और बात करते हैं दोस्तों अपन दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन की मूल गतिविधियों की, जो जमनालाल बजाज जी से संबंधित थी। तो दोस्तों यह जो दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन होता है, तो दोस्तों जमनालाल बजाज को इस अधिवेशन की जो स्वागत कमेटी थी उसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों बजाज जी स्वागत कमेटी के अध्यक्ष बने, बजाज जी जो जमनालाल बजाज थे साथियों, ठीक है, इसकी स्वागत कमेटी के ये अध्यक्ष थे। बजाज जी स्वागत कमेटी के अध्यक्ष बने। ठीक है दोस्तों, तो बजाज जी इसकी स्वागत कमेटी के जो है अध्यक्ष बनते हैं साथियों। और साथियों इसी अधिवेशन में तिलक स्वराज फंड का भी गठन किया गया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को साथियों। तो जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1920 में, तो दोस्तों उनकी स्मृति में एक फंड का गठन किया गया था जिसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाना था, जो जिससे कांग्रेस की या राष्ट्रीय गतिविधियों का संचालन किया जा सके साथियों। तो वो जो फंड बनाया गया तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड। ठीक है साथियों, ये जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया था 1920 में, ठीक है दोस्तों, जिसके माध्यम से असहयोग आंदोलन का भी यहां पर सुचारू रूप से संचालन किया जाना था। तो तिलक स्वराज फंड में जमनालाल बजाज जी ने, जिसमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, तो जमनालाल बजाज ने इस तिलक स्वराज फंड में उस समय 1 लाख रुपये दान में दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो तिलक स्वराज फंड 1920 में 1 लाख रुपये का दान दिया था, किसके द्वारा, बजाज जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपये दान दिए। ठीक है दोस्तों, तो 1 लाख रुपये जो है किसके द्वारा दान दिए गए थे, जमनालाल बजाज के द्वारा तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपये उस समय दोस्तों दान दिए गए थे। इसीलिए इनकी छवि एक भामाशाह के रूप में विकसित हो गई थी। वर्धा के लोग इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा करते थे, इन्हें एक और भामाशाह भी कहा जाता है। और इन्हीं को ही दोस्तों गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। और गांधी जी का 5वां पुत्र कहने की जो प्रक्रिया है वो इसी नागपुर अधिवेशन से जुड़ी हुई है दोस्तों। इसी नागपुर अधिवेशन में दोस्तों जमनालाल बजाज ने गांधी जी से निवेदन किया कि मुझे अपने 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। जमनालाल बजाज ने, जिनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, तो उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि मुझे 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। तो यह जो घटना है यह किस अधिवेशन की है, नागपुर अधिवेशन की। तो बजाज जी के द्वारा, बजाज जी के द्वारा गांधी जी को 5वां पुत्र, ठीक है दोस्तों, जो जमनालाल बजाज जी के द्वारा गांधी जी से, यहां पर अपने गांधी जी से 5वें पुत्र के रूप में, 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया। ठीक है दोस्तों, तो बजाज जी के द्वारा गांधी जी से 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार करने का
जो निवेदन किया गया था। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा, बजाज जी के द्वारा गांधी जी से 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार करने का निवेदन इसी अधिवेशन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर याद रखेंगे। तो आखिरकार गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जो है इनको कहा जाता है। तो इससे पहले अपन देख लेंगे गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन से थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अपन देखेंगे गांधी जी के 4 पुत्र। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के 4 पुत्रों के विषय में भी हम देखेंगे। तो गांधी जी के जो 4 पुत्र थे साथियों, उनमें एक तो थे हरिलाल। ठीक है साथियों, गांधी जी के जो एक पुत्र थे वो थे हरिलाल, एक थे रामदास। तीसरे थे दोस्तों मणिलाल, और चौथे थे देवदास। कौन थे दोस्तों? देवदास। ठीक है, गांधी जी के 4 पुत्र थे। ठीक है, पहले हरिलाल है, उसके बाद रामदास है दोस्तों, मणिलाल थे और देवदास थे। तो 4 पुत्र थे गांधी जी के। तब जमनालाल बजाज जी कहते हैं कि मुझे भी कौन से पुत्र के रूप में स्वीकार करिए? 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो दोस्तों यहां पर हम देख लेंगे कि 5वें पुत्र के रूप में किसका नाम प्रस्तावित हुआ दोस्तों? जमनालाल बजाज का। ठीक है दोस्तों, तो जमनालाल बजाज जी जो है गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहलाते हैं, जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, गांधी जी के 4 पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इनके जो 4 पुत्र हैं हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास थे, और 5वें पुत्र के रूप में गांधी जी ने जो है जमनालाल बजाज को स्वीकार किया। लेकिन नागपुर के 1920 के अधिवेशन में स्वीकार नहीं किया। 1922 में साबरमती जेल से लिखे हुए एक पत्र में इनको वो पहली बार अपना 5वां पुत्र लिखकर संबोधित करते हैं। तो उस घटना को भी हम देखेंगे, 1922 की घटना को दोस्तों, कि 1922 में साबरमती जेल से लिखे पत्र में 5वां पुत्र स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी के द्वारा 1922 में जो साबरमती जेल से पत्र लिखा जाता है उसमें पहली बार इनको 5वें पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं साथियों। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि इनको 5वें पुत्र के रूप में साबरमती जेल से लिखे हुए पत्र में संबोधित किया गया था। तो ये देखा है दोस्तों अपने नागपुर अधिवेशन का घटनाक्रम। आइए एक बार फिर से देखते हैं। 1918 में बजाज जी को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इसी क्रम में दोस्तों 1920 का नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर के महीने में। उसके अध्यक्ष कौन थे उसका नाम कमेंट करके आप मुझे बताएंगे दोस्तों। और इसी क्रम में बजाज जी को नागपुर अधिवेशन की स्वागत कमेटी का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इसी में दोस्तों तिलक स्वराज फंड का भी गठन किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य था। कितने का लक्ष्य था साथियों? 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य इसमें रखा गया था साथियों। और इसमें 1 लाख रुपए दान किसने दिए थे? जमनालाल बजाज जी ने दिए थे साथियों। दोस्तों इसी अधिवेशन में बजाज जी के द्वारा गांधी जी से 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार किए जाने का भी निवेदन किया गया था दोस्तों। तब गांधी जी 1922 में साबरमती जेल से लिखे गए एक पत्र में उनको अपना 5वां पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। तो जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। ठीक है साथियों, तो आप ये भी याद रखेंगे। दोस्तों इसके बाद प्रारंभ होती है असहयोग आंदोलन की कड़ी। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन की जो कड़ी है वो प्रारंभ होती है। और दोस्तों असहयोग आंदोलन में भी बजाज जी का अहम रोल रहा है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। दोस्तों 1920 से और 22 तक जो आंदोलन चला है अखिल भारतीय स्तर पर, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है दोस्तों असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ हुआ, 1922 तक ये आंदोलन चलता है दोस्तों। और इस आंदोलन के समय क्या गतिविधि घटित हुई जमनालाल बजाज जी को लेकर? तो दोस्तों जमनालाल बजाज ने जो राय बहादुर की उपाधि थी वो इस आंदोलन के समय लौटा दी। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, बजाज जी के द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटाई गई। राय बहादुर की उपाधि बजाज जी ने वापस लौटा दी। बजाज जी ने लौटाई। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो राय बहादुर की जो उपाधि थी जमनालाल बजाज जी के द्वारा वापस लौटा दी जाती है। राय बहादुर की जो उपाधि थी जो, ठीक है दोस्तों, तो ये वापस उपाधि लौटा दी जाती है। दोस्तों अंग्रेज सरकार के द्वारा जमनालाल बजाज को एक पद भी दिया गया था, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद, ठीक है दोस्तों। 1918 में ये पद भी दिया गया था। तो 1921 में ही दोस्तों जमनालाल बजाज के द्वारा भी ये पद छोड़ दिया जाता है। ये दोनों कार्य 1921 में ही हुए हैं, 1921 में, 1921 में ही इन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो है छोड़ दी थी। और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद भी इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद भी इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के समय छोड़ दिया था। राय बहादुर की उपाधि 1921 में जमनालाल बजाज जी ने लौटा दी और इसी क्रम में इन्होंने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद भी छोड़ दिया। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा वर्धा के जो मेन बाजार था उसके मुख्य चौराहे पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। इनके घर में जितने भी विदेशी वस्त्र थे साथियों, वो सारे के सारे विदेशी वस्त्र वर्धा के चौराहे पर लाकर दोस्तों जला दिए गए थे ब्रिटिश सरकार का विरोध के फलस्वरूप, ठीक है दोस्तों। तो वर्धा में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, ठीक है दोस्तों। तो इनके द्वारा जो है वर्धा में विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई थी। वर्धा में जो विदेशी वस्त्र हैं उनकी होली भी इनके द्वारा साथियों यहां पर अपने जला दी गई थी। और इसी क्रम में जो है बजाज जी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है साथियों। तो बजाज जी की यहां पर गिरफ्तारी हो जाती है, बजाज जी की गिरफ्तारी, ठीक है दोस्तों। तो बजाज जी की गिरफ्तारी हो गई, परंतु बाद में इनको जल्द ही रिहा भी कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जमनालाल बजाज के विषय में देखा हमने। दोस्तों जमनालाल बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जमनालाल बजाज जो है कांग्रेस के क्या रहे हैं, क्योंकि धनाढ्य व्यापारी परिवार से थे साथियों। दान देने में दोस्तों इनकी काफी जो है अहम भूमिका थी। तो दोस्तों इनको जो है राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी दोस्तों ये रहे हैं। और दोस्तों काफी दान इनके द्वारा दिया जाता था। तिलक स्वराज फंड में भी इनको दोस्तों, ठीक है, तिलक स्वराज फंड में भी इन्होंने 1 लाख रुपए का दान दिया। इसीलिए इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है, भामाशाह भी कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह, ठीक है साथियों। इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है साथियों, भामाशाह कहा जाता है। इन्हें ही एक और भामाशाह भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। इनको ही एक और भामाशाह, इन्हें ही एक और भामाशाह भी कहा जाता है। राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, एक और भामाशाह कहा जाता है। और दोस्तों जमनालाल बजाज को ही गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। ये स्वयं को क्या कहा करते थे, गुलाम नंबर 4 कहा करते थे, ठीक है दोस्तों। जो जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज, ठीक है दोस्तों। तो जो जमनालाल बजाज है ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे साथियों। इन्हें राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता था, इन्हें ही एक और भामाशाह भी कहते हैं। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनको गुलाम नंबर 4 दोस्तों ये स्वयं को ही कहा करते थे। जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 किसी और ने नहीं कहा, बल्कि ये स्वयं को ही क्या कहा करते थे, गुलाम नंबर 4 कहा करते थे, ठीक है साथियों। तो गुलाम नंबर 4 में आखिर कौन कौन से गुलाम थे, जो इनसे आगे के 3 गुलाम थे वो कौन से थे देखते हैं दोस्तों। जो पहला गुलाम था, पहला गुलाम वो है भारत, ठीक है दोस्तों। पहला गुलाम ये किसको कहा करते थे, भारत को कहा करते थे। दूसरा गुलाम, पहला गुलाम ये भारत को कहा करते थे दोस्तों। और जो दूसरा गुलाम था वो था देशी राजा, ठीक है साथियों। पहला गुलाम भारत को कहा जाता है, दूसरा गुलाम कहा गया है देशी राजा को, तीसरा गुलाम तो दोस्तों तीसरा जो गुलाम कहा है इन्होंने वो कहा है सीकर को। किसको कहा है, सीकर को, जो इनकी जन्मभूमि है साथियों, ठीक है। तो तीसरा गुलाम था सीकर। और चौथे गुलाम कौन थे, वो स्वयं थे साथियों जमनालाल बजाज।
तो चौथा गुलाम जमनालाल बजाज। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखेंगे आप, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, इन्हें ही एक और भामाशाह कहा जाता है, और ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। तो दोस्तों गुलाम नंबर 4 के आगे के 3 गुलाम ये किसको कहा करते थे? तो पहला गुलाम है भारत, दूसरा गुलाम है साथियों देसी राजा, और तीसरा गुलाम था इनकी जन्मभूमि मातृभूमि सीकर। ठीक है साथियों, और चौथा गुलाम है स्वयं जमनालाल बजाज। तो दोस्तों ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 भी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? गुलाम नंबर 4 भी कहा करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ही इन्होंने दोस्तों 1921 में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का जो पद था वो भी इन्होंने ठुकरा दिया था साथियों। ठीक है, और वर्धा में विदेशी वस्त्रों की होली भी इन्होंने जलाई थी, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। जब 1922 में ये भी जेल में बंद थे, गांधी जी भी जेल में बंद थे, तब साबरमती आश्रम से दोनों में दोस्तों जो है पत्र व्यवहार हुआ करता था। ये वर्धा में थे, वो साबरमती में थे। तब गांधी जी ने फिर इनको क्या कहा है? साबरमती जेल से लिखे हुए पत्र में दोस्तों कहा है क्या? गांधी जी का 5वां पुत्र। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा आप इस चीज को भी। दोस्तों समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है, और साल चल जाता है 1925 और 27 का। दोस्तों इनकी गतिविधियां राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो कई गतिविधियां इनकी जो है राजस्थान से संबंधित रही है। तो दोस्तों राजस्थान में स्थापित किया जाता है चरखा संघ। क्या स्थापित किया जाता है साथियों? चरखा संघ स्थापित किया जाता है। दोस्तों जमनालाल बजाज जी और हरिभाऊ उपाध्याय के प्रयासों से ही राजस्थान में चरखा संघ की भी स्थापना हुई। दोस्तों सबसे पहले तो 1925 में अजमेर में स्थापित किया गया। सबसे पहले जो चरखा संघ स्थापित किया गया, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल जी बजाज, इनके द्वारा दोस्तों सम्मिलित प्रयासों से 1925 में अजमेर में जो है चरखा संघ की स्थापना की गई, और 1927 में जमनालाल बजाज स्वयं अपने स्तर पर दोस्तों जयपुर में भी चरखा संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर में भी चरखा संघ की स्थापना की गई, और ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बजाज जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चरखा संघ की स्थापना की गई 1925 में अजमेर में की गई प्रारंभ में सबसे पहले। ठीक है, और 1927 में जयपुर में भी चरखा संघ की स्थापना किसने की है साथियों? जमनालाल बजाज जी के द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों जमनालाल बजाज जी के द्वारा चरखा संघ की भी स्थापना अपने यहां पर की गई है साथियों, तो यह भी याद रखेगा दोस्तों। 1927 की ही एक घटना यह है कि जमनालाल बजाज जी के पास बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसके नेतृत्व का चार्ज आ जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसे सौंप दिया था? जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज ने भी ये जो आंदोलन का नेतृत्व है ये किसे सौंप दिया था? हरिभाऊ उपाध्याय को। तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं अगले क्रम में 1927 में 1927 में। ठीक है साथियों, 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन, 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है दोस्तों, 1927 में बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं, परंतु जल्द ही हरिभाऊ उपाध्याय को यह नेतृत्व सौंप देते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय को सौंपा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि 1927 में जमनालाल बजाज के पास दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी आ जाता है, लेकिन ये शीघ्र ही इस नेतृत्व को किसको सौंप देते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप देते हैं साथियों। दोस्तों जमनालाल बजाज के द्वारा ही एक पत्र जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था, जो प्रकाशित होता था वर्धा से, राजस्थान केसरी, तो उस पत्र का जो खर्चा जिसने उठाया था वो भी कौन थे? जमनालाल बजाज ही थे। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान केसरी का खर्च भी इन्हीं के द्वारा उठाया गया था। राजस्थान केसरी पत्र का खर्च उठाया। ठीक है साथियों, राजस्थान केसरी जो पत्र था इसका खर्च किसके द्वारा उठाया गया था दोस्तों? जमनालाल बजाज के द्वारा ही उठाया गया था।
और दोस्तों ये पत्र कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। जिसके पहले मैं यहां पर लिखूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो पत्र प्रकाशित हुआ था राजस्थान केसरी, यह प्रकाशित हुआ है 1920 में। और दोस्तों ये कहां से प्रकाशित होता था? वर्धा से। कहां से प्रकाशित होता था? वर्धा से प्रकाशित होता था, जो जमनालाल बजाज की कार्यस्थली थी। ठीक है दोस्तों, तो वर्धा से ही अपने ये प्रकाशित होता था और 1920 में ये वहां से प्रकाशित हुआ है। तो इसका जो खर्च उठाया जाता था वो भी किसके द्वारा उठाया जाता था साथियों? जमनालाल बजाज के द्वारा ही इसका खर्च भी अपने उठाया जाता था। और इसी क्रम में दोस्तों समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दोस्तों गौ सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा में और राजस्थान के अजमेर में भी गांधी जी के द्वारा। तो दोस्तों इस गौ सेवा संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया था 1932 में, वो भी जमनालाल बजाज को ही बनाया गया था। तो गौ सेवा संघ, गौ सेवा संघ की स्थापना, ठीक है दोस्तों। तो गौ सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी 1932 में, 1932 में जो गौ सेवा संघ की स्थापना हुई दोस्तों, तो इसका जो मुख्यालय था मूलतः ये वर्धा में स्थापित था और अजमेर में भी इसका केंद्र बनाया गया था। अजमेर में भी गौ सेवा संघ की स्थापना 1932 में अपने की गई थी दोस्तों। तो इसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है दोस्तों, तो यह जो गौ सेवा संघ का अध्यक्ष था साथियों, वो किसको बनाया गया? बजाज जी को ही बनाया गया था। ठीक है साथियों, तो जमनालाल बजाज को ही गौ सेवा संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है साथियों, तो गौ सेवा संघ जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी साथियों, अपने 1932 में जिसकी स्थापना हुई है वर्धा में और अजमेर में हुई साथियों, तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जमनालाल बजाज को ही उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इसी क्रम में घटनाएं जुड़ जाती है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। ठीक है साथियों, तो अब हम देखेंगे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है साथियों, तो प्रारंभ करते हैं जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है साथियों, तो दोस्तों जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है तो जमनालाल बजाज जी का भी उसमें काफी अहम योगदान रहता है। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई, सबसे पहले तो 1931 में इसकी स्थापना अपने कर दी जाती है। ठीक दोस्तों, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा स्थापना। ठीक है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई प्रारंभिक रूप से वो कपूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 में कर दी जाती है। कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की प्रारंभिक तौर पर स्थापना 1931 में कर दी जाती है। इसमें भी दोस्तों बजाज जी का योगदान रहा था। लेकिन दोस्तों प्रारंभिक रूप में जब जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया तो यह उतना एक्टिवेट रहकर काम नहीं कर सका दोस्तों, तो इसका दोबारा जो है वापस गठन किया गया। तो 1936 में फिर से जयपुर प्रजामंडल का गठन किया जाता है। 1936 में बजाज जी द्वारा 1936 में बजाज जी द्वारा इसका क्या किया गया साथियों? पुनर्गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा ही इसका क्या किया जाता है? फिर से पुनर्गठन किया जाता है। 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा फिर से इसका क्या किया गया साथियों? पुनर्गठन किया गया। और दोस्तों 1938 में पड़ जाता है जयपुर राज्य में अकाल। क्या पड़ जाता है साथियों? अकाल से जो है ग्रस्त हो जाता है जयपुर रियासत का कुछ भूभाग। तो 1938 का जयपुर में अकाल पड़ जाता है। 1938 में जयपुर में अकाल पड़ जाता है साथियों। ठीक है, तो 1938 में जब जयपुर में अकाल पड़ जाता है तो ये जो जयपुर प्रजामंडल है ये जमनालाल बजाज के नेतृत्व में दोस्तों राहत गतिविधियां प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रजामंडल द्वारा राहत कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर का जो प्रजामंडल था इसके द्वारा जो है राहत कार्य प्रारंभ किए जाते हैं जब 1938 में जयपुर में जो है दोस्तों क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के द्वारा ये जो गतिविधियां प्रारंभ की गई थी राहत कार्यों से संबंधित, इनके ऊपर दोस्तों रियासत के द्वारा क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो दोस्तों जयपुर रियासत
प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रवादी जो गतिविधियां चल रही थी उन पर जयपुर रियासत द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दोस्तों 1938 में ही जयपुर प्रजामंडल का पहला सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1938 में पहला सम्मेलन भी इसका हुआ था। ठीक है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का जो पहला सम्मेलन हुआ वो 1938 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? बजाज जी। ठीक है दोस्तों, तो जमनालाल बजाज ही इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे साथियों। और इसी अधिवेशन में दोस्तों किसने पार्टिसिपेट किया था? इसी अधिवेशन में भाग लिया था कस्तूरबा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, तो कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी ने, ठीक है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी ने इसमें भाग लिया था। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप कि कस्तूरबा गांधी भी 1938 का जो जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, पहला सम्मेलन हुआ, उसमें कस्तूरबा गांधी ने भी अपने यहां पर दोस्तों भाग लिया था। और जब ये गतिविधियां अकाल राहत के फलस्वरूप दोस्तों जो गतिविधियां जयपुर प्रजामंडल ने प्रारंभ की थी और जब ये गतिविधियां नहीं रोकी गई तो 1939 में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के द्वारा एक सत्याग्रह भी किया जाता है प्रतिबंध हटाने के लिए। जो प्रतिबंध लगा दिया गया था रियासत के द्वारा, इस प्रतिबंध को हटाने के लिए 1939 में, फरवरी 1939 में एक आंदोलन छेड़ा जाता है जयपुर रियासत के खिलाफ और दोस्तों मांग की जाती है प्रतिबंध को हटाने की। इसी क्रम में फरवरी 1939 में जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, लेकिन उनको अगस्त के महीने में फिर से छोड़ दिया जाता है। तो उसको भी हम देखेंगे दोस्तों। तो 1939 में, फरवरी 1939 में बजाज जी को क्या कर लिया गया दोस्तों? गिरफ्तार कर लिया जाता है। बजाज जी को कहां से गिरफ्तार किया गया? बेराट से। ठीक है दोस्तों, तो बेराट से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और मोरा सागर जेल में बंद कर दिया जाता है। ये जयपुर राज्य में ही पड़ती है दोस्तों। तो मोरा सागर जो जेल थी दोस्तों, ठीक है, मोरा सागर जेल में इनको कैद कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फरवरी 1939 में जमनालाल बजाज जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? बेराट से। और कौन सी जेल में बंद कर दिया गया था? मोरा सागर जेल में इनको बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अगस्त 1939 में, अगस्त 1939 में इनको क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। तो अगस्त 1939 में दोस्तों जमनालाल बजाज को फिर से रिहा कर दिया गया। तो एक बार फिर से देखेंगे हम, गौ सेवा संघ की स्थापना 1932 में वर्धा और अजमेर में की गई दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? जमनालाल बजाज बने हैं दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ फिर उसके बाद 1931 में तो कपूर चंद पाटनी के द्वारा गठन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये उतना जो है कार्यरत नहीं रह सका। तो इसी क्रम में 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा फिर से इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया जाता है साथियों। और 1938 में ही दोस्तों जयपुर प्रजामंडल, ठीक है दोस्तों, जब 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ तो 1938 में जब जयपुर राज्य में अकाल पड़ता है तो प्रजामंडल के द्वारा भी राहत कार्य प्रारंभ किए गए थे दोस्तों। तो जनता में धीरे धीरे प्रजामंडल की दोस्तों पेट बनने लगी। ये बात पसंद नहीं आई जयपुर रियासत को, तो रियासत के द्वारा क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। इसी क्रम में 1938 में जब जयपुर प्रजामंडल का पहला सम्मेलन भी हुआ अपने, और दोस्तों बजाज जी उसके अध्यक्ष बनते हैं। और इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह थी दोस्तों कि कस्तूरबा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और भाषण भी दिया था, अपना संबोधन दिया था। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे साथियों। इसी क्रम में फरवरी 1939 में बजाज जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? बेराट से। और कौन सी जेल में रखा गया? मोरा सागर जेल में। लेकिन अगस्त 1939 में उनको क्या कर लिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो 1939 में उनको रिहा कर दिया गया दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों जो जमनालाल बजाज थे वो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं देख सके। ठीक है दोस्तों, जो जमनालाल बजाज थे वो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं देख सके साथियों। और फरवरी के महीने में 1942 में जमनालाल बजाज का निधन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फरवरी 1942 में, फरवरी 1942 में बजाज जी का वर्धा में क्या हो गया साथियों? निधन हो गया। ठीक है, तो फरवरी 1942 में बजाज जी का वर्धा में निधन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फरवरी 1942 में इनका निधन हो गया साथियों। और दोस्तों इनका जब निधन हो जाता है तो जमनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से दोस्तों लोकवाणी नामक समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था प्रजामंडल के द्वारा। तो 1943 में, 1943 में दोस्तों, 1943 में
बजाज जी की स्मृति में, बजाज जी की स्मृति में, बजाज जी की स्मृति में लोकवाणी, लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। ठीक है दोस्तों, समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। लेकिन दोस्तों जमनालाल बजाज जी तो इस दुनिया से भले ही चले गए, जमनालाल बजाज जी तो इस दुनिया से भले ही चले गए दोस्तों, लेकिन उनका स्थान ले लेती है जानकी देवी बजाज। और दोस्तों जब 1944 में दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी साथियों। ठीक है, तो 1944 के जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता, 1944 के जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई साथियों। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों यहां पर कि 1944 का जब 1942 में इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों, निधन हो जाता है, तो 1944 में जो जानकी देवी बजाज है इनकी पत्नी दोस्तों, तो उनके द्वारा ही दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की क्या की गई थी साथियों? अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। उसके बाद जानकी देवी बजाज जो भारत का राजनीतिक जो आंदोलन चल रहा था साथियों, ठीक है, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करती है दोस्तों। और 1956 में जानकी देवी बजाज को जब देश आजाद हो जाता है साथियों, तो अपने कार्यों के लिए जानकी देवी बजाज को 1956 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। यह भूदान आंदोलन से भी जुड़ी रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं जानकी देवी बजाज जी के विषय में, जिनसे 1901 में दोस्तों इनका विवाह हुआ था जमनालाल बजाज से। ठीक है साथियों, तो दूसरी बात है दोस्तों, जानकी देवी बजाज ने भूदान आंदोलन में 108 कुओं का भी निर्माण करवाया था। 108 कुओं का इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों। जब भूदान आंदोलन चला भारत में, ठीक है दोस्तों, जब भूदान आंदोलन चला तो जानकी देवी बजाज ने भी उसमें योगदान किया और इन्होंने 108 कुओं का निर्माण विभिन्न स्थानों पर करवाया था दोस्तों। तो जानकी देवी बजाज का समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। भूदान जो आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, यह चलाया गया था भूदान आंदोलन अपने अप्रैल 1951 से। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 1951 से भूदान आंदोलन दोस्तों प्रारंभ किया गया था और यह प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। इसके द्वारा किया गया था दोस्तों, विनोबा भावे के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और यह आंदोलन जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया वो तेलंगाना के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, पोचमपल्ली तेलंगाना से प्रारंभ हुआ था, तेलंगाना से प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, तो पोचमपल्ली तेलंगाना से ही यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, भूदान आंदोलन दोस्तों। और इस भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस भूदान आंदोलन का उद्देश्य था जिन लोगों के पास अधिक भूमि है दोस्तों, ठीक है, तो उनसे भूमि दान में लेकर गरीबों में वितरण कर देना। जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन लोगों को भूमि का वितरण कर देना ही इस भूदान आंदोलन का उद्देश्य था। तो भूमि का पुनर्वितरण करना इसका उद्देश्य था इस आंदोलन का, भूमि का पुनर्वितरण। ठीक है दोस्तों, तो भूमि का पुनर्वितरण कर देना ही इस भूदान आंदोलन का उद्देश्य था। और इसी भूदान आंदोलन में दोस्तों किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? जमनालाल बजाज की जो इनकी पत्नी है साथियों, ठीक है, जानकी देवी बजाज, उनके द्वारा जो है दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया गया है। इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया और इसमें दोस्तों इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अप्रैल 1951 से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था विनोबा भावे के द्वारा। पोचमपल्ली तेलंगाना से यह सबसे पहले प्रारंभ हुआ और भूमि का पुनर्वितरण किया जाना ही इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप इसको अच्छे से याद रखें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों कोटा में भी जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय की स्थापना, जिसको जेडीबी कॉलेज कहा जाता है, तो वो भी इनके नाम पर ही स्थापित किया गया है। कोटा में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कौन सा कॉलेज? जेडीबी कॉलेज। कोटा में कॉलेज जो है खोला गया है अपने जेडीबी कॉलेज साथियों, ठीक है, जेडीबी कॉलेज, जिसे कहा जाता है जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय।
ठीक है दोस्तों, जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय की जो स्थापना की गई है दोस्तों, जिसे जेडीबी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कोटा में इनके नाम पर की गई दोस्तों, और यह स्थापित किया गया था 1958 में। ठीक है साथियों, तो 1958 में इनके नाम पर ही जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, जिसे जेडीबी कॉलेज के नाम से भी साथियों हम जानते हैं दोस्तों। जमनालाल बजाज को भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। जमनालाल बजाज को भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था 1970 में। 1970 में दोस्तों बजाज जी के ऊपर, बजाज जी की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। डाक टिकट जारी किया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1970 में बजाज जी की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है, जबकि इनकी जो पत्नी है दोस्तों, इनको 1956 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। तो जानकी देवी बजाज को भी पद्म विभूषण जो पुरस्कार दोस्तों भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। और दोस्तों जो जमनालाल बजाज थे, उनका निधन तो हो जाता है 1942 में, जबकि इनकी जो पत्नी थी जानकी देवी बजाज, ठीक है, उनका निधन हो जाता है 1900 साथियों, ठीक है, इनका जो निधन हो जाता है 1979 में हो जाता है। इनका निधन दोस्तों, जानकी देवी बजाज का निधन, तो जानकी देवी बजाज का निधन। ठीक है साथियों, जानकी देवी बजाज का जो निधन हो जाता है ये 1979 में हो जाता है। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, जानकी देवी बजाज के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, और वो थी मेरी जीवन यात्रा पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, और यह 1965 में लिखी गई थी। ठीक है साथियों, तो मेरी जीवन यात्रा जो पुस्तक लिखी गई है वो भी जानकी देवी बजाज के द्वारा ही लिखी गई थी साथियों। तो आज पढ़ा है हमने दोस्तों जमनालाल जी बजाज के विषय में। बने रहेंगे आप दोस्तों काव्य क्लासेज के साथ साथियों, और कमेंट करके हमें बताते रहिएगा दोस्तों। काव्य क्लासेज के जो वीडियोज हैं उन सभी को आप शेयर भी करते रहेंगे साथियों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ साथियों, धन्यवाद।